वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर की तरफ जाने से पहले सबसे पहली क्यूरी जो स्टूडेंट्स को अक्सर है वो यही है कि लॉ गेट टेस्ट कब कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि सी लॉ अनाउंस हो चुका है और सी लॉ का पोर्टल जैसे ही ऑफ होगा वैसे ही लॉ गेट अनाउंस हो जाएगा। डेट मीन्स के अक्टूबर के 3rd वीक या 4th वीक तक लॉ गेट अनाउंस होगा और आपका जो टेस्ट है लॉ गेट का वो कंडक्ट किया जाएगा नवंबर में। अब अगर हम बात करें कि लॉ गेट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो आ जाता है आपका QSO, CPC, लीगल एथिक्स, CRPC, PPC और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ को आप ना पढ़ें, जूरिस्प्रूडेंस को आप टच ना करें और लीडिंग केसेस को आप टच ना करें। लीडिंग केसेस के 5 मार्क्स हैं, 8 केसेस हैं। अगर 8 केसेस को समझ लिया जाए, 1 से 2 ऐसे लेक्चर्स हैं जो अगर आप 8 केसेस को 1 या 2 लेक्चर में समझ लें तो 5 में से आपके 4 नंबर आ जाएंगे। और बिलफर्ज अगर आप पढ़ते ही नहीं हैं, अगर आप लीगल एथिक्स को टच ही नहीं करते तो उसमें से अगर आप तुक्के भी लगा लें तो आपके 2 या 3 तो सही हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की, तो इंटरनेशनल लॉ का जो पोर्शन है वो बहुत ही लेंदी है। मार्क्स कितने? सिर्फ और सिर्फ 5, जिसके अंदर ICJ भी है और उसके अलावा UNO भी है। अब UNO और ICJ को पढ़ने में एटलीस्ट हमें 1 वीक लगेगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने इसके स्मार्ट लेक्चर्स क्रिएट किए जो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा भी और आपके साथ लेक्चर भी शेयर करूंगा। और वो लेक्चर सुनने के बाद आपके 5 में से 3 to 4 आंसर सही हो जाएंगे। उसके बाद जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस की कंप्लीट बुक्स हैं। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की कंप्लीट बुक है, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की भी कंप्लीट बुक है। अब उसके अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आप समझ लें तो मोर देन इनफ है, लेकिन कभी कभी वो बुक्स का रेफरेंस भी पूछ लेता है कि फ़लाँ बुक किसने लिखी, फ़लाँ बुक किसने लिखी। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसको आंसर करने के लिए आप कभी कभी कॉमन सेंस भी यूज़ करते हैं और कभी कभी आप तुक्के भी लगा लेते हैं। कहने का मकसद सिंपल इतना है कि अगर QSO को टाइम दे तो 20 में से 18 कन्फर्म है, CPC को टाइम दे तो 20 में से 16 से 17 कन्फर्म है। लीगल एथिक्स को अगर आप अच्छे से टाइम दें, 3 से 4 दिन भी दें, तो 10 में से आपके 9 मार्क्स कन्फर्म है। उसका रीज़न क्या है? लीगल एथिक्स के सिर्फ 3 to 4 पेजेस हैं। अगर इन 3 to 4 पेजेस को आप समझ लें और ये बात समझ लें कि लीगल एथिक्स के अंदर कहाँ कहाँ पर शल नोट है, कहाँ कहाँ पर मस्ट नोट है, कहाँ कहाँ पर शुड नोट है, तो कोई 5 से 6 आर्टिकल, 5 से 6 रूल्स ही ऐसे हैं जहाँ पर शुड नोट का वर्ड है, बाकी सब में शल नोट का वर्ड है। बोर्ड का साइज़ क्या है? ये 4 से 5 बार पूछा गया है। ठीक है। बेसिक ड्यूटी ऑफ एडवोकेट क्या है? टुवर्ड्स अनदर एडवोकेट। तो ये सारा कुछ निचोड़ जो है वो लीगल एथिक्स के अंदर बताया गया है, जिसके की नोट्स अगर आप समझ लें अच्छे से तो इंशाल्लाह आपके 10 में से 9 मार्क्स कन्फर्म आ जाए। फिर उसके बाद आते हैं हम किसकी तरफ? हम आते हैं आपके क्रिमिनल लॉ की तरफ, जिसके अंदर PPC है। अब PPC के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर का मतलब ये है कि वो एक निचोड़ पूरी PPC आपको दे रहा है कि पूरी की पूरी PPC आपने समझनी है। अब PPC के अंदर ऐसी क्या ट्रिक है कि हम PPC को समझें भी और उसके दुरुस्त जवाब भी दे दें। तो PPC को समझना आसान भी है और उसके क्वेश्चंस को आंसर करना भी आसान है, अगर आप क्या कर लें, अगर आप ये माइंड सेट कर लें कि चैप्टर 2 चैप्टर 4 बहुत ही ईजी है। चैप्टर 2 चैप्टर 4 में से कितने मार्क्स आ सकते हैं? 4 मार्क्स आ सकते हैं। अब चैप्टर जो 16, 16A और चैप्टर 17, ये 3 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आपको पनिशमेंट्स याद रखनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो कवर हो ही हो, लेकिन साथ साथ पनिशमेंट्स भी याद हो। ठीक है। सजा खफीफा, सजा मुदिया, सजा हाशमा, सजा मुनक्किला। ठीक है। इन सजाओं की आपको कॉन्सेप्ट भी कवर हो कि स्कल अगर फट जाए या मेम्ब्रेन ऑफ माइंड अगर अलग हो जाए तो वो कौन से सजा में फाल करती है, वो कौन से हर्ट में फाल करती है। अब वो कहाँ से पता चलेगा? मैं आपको इधर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने उसकी डेफिनेशन को 2 से 3 बार खुद से भी पढ़ना है, खुद से भी समझना है। अगर आप उसको खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। और उसकी जो पनिशमेंट्स हैं, हर्ट की पनिशमेंट्स हैं, कत्ल की पनिशमेंट्स हैं, ये सारी की सारी पनिशमेंट्स आपने अच्छे से समझनी है, याद रखनी है। फिर आ जाता है CRPC के अंदर 11 चैप्टर्स हैं। CRPC के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स।
अब सीआरपीसी के 11 चैप्टर्स को किस तरीके से कवर किया जाए। सीआरपीसी के 11 चैप्टर्स को कवर करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है कि मार्क्स कितने 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं, और 10 मार्क्स के अलावा जो हमारे पास सीआरपीसी के चैप्टर्स हैं वो 11 हैं। तो सीआरपीसी के चैप्टर्स 11 चैप्टर्स के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर 14, चैप्टर 16, चैप्टर 17 और चैप्टर 39, चैप्टर 37। अपील का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बेल का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कंप्लेंट का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और जो आपका चैप्टर नंबर 1 है डेफिनेशन क्लासेस का, उसमें से 1 से 2 सवाल लाजमी आते हैं। यानी कि मैं आपको क्रैश कोर्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। क्रैश कोर्स के अंदर हम डिटेल वाइज नहीं चलेंगे। जैसे ही लॉगआउट अनाउंस हो जाएगी उसके बाद जब हम क्रैश कोर्स अनाउंस करेंगे तो क्रैश कोर्स अनाउंस करने के बाद मैं आपको डिटेल में लेकर नहीं चलूँगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब फर्दर हम आते हैं किसकी तरफ? फर्दर हम आते हैं आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से वो किस नौयत के सवाल देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से भी वो आपके यही सवाल देगा, आप ये बताएं कि फलां आर्टिकल के अंदर ये बात लिखी गई है। अब आप एज पर आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देश इज़ द विच राइट। अब आपको ये बात क्लियर है, आपको ये बात हरगिज़ पता है कि आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो बात करता है फंडामेंटल राइट की करता है, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये एक बेसिक राइट भी है, ये एक ह्यूमन राइट भी है, और ये एक फंडामेंटल राइट भी है। आपसे वो सवाल क्या कर रहा है? एज पर आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर वो आपसे ये पूछे एज पर यूनाइटेड नेशन चार्टर, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमन राइट है। लेकिन वो आपसे जब ये सवाल कर रहा है कि एज पर आर्टिकल 8, यानी आर्टिकल 8 के अंदर जो बात लिखी गई है उस बात के बीच में से वो पूछ रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर मैं आपको कोई बात कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता हूँ, अगर वो बात आपको समझ में आती है कि सर सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस आर्टिकल के अंदर कोई और बात लिखी गई है, तो आपने उस आर्टिकल की बात को प्रेफरेंस देनी है, मेरी बात को हरगिज़ प्रेफरेंस नहीं देनी। क्लियर है यहाँ तक? कोशिश क्या करनी है? बैरेक्स की वर्डिंग पर फोकस करना है। मैं आपको यहाँ पर जो है एक उर्दू लैंग्वेज के अंदर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर टेस्ट जब आता है तो वो किस लैंग्वेज के अंदर आता है? इंग्लिश में। तो वो आप किसे कवर करेंगे जी? बैरेक्स। तो कोशिश करें जितना हो सके उतना बैरेक्स पढ़ें। अब ये कोई वो नहीं है, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने क्लास को अटेंड करना छोड़ दिया कि जब लॉगआउट अनाउंस होगी तभी हम क्लास अटेंड करेंगे। ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वैसे अक्टूबर में लॉगआउट होती थी, अब नवंबर में हो रही है। अगर बिलफर्ज अक्टूबर में लॉगआउट होती, आप दिन रात एक करके पढ़ भी लेते, आपके मार्क्स कितने आते? 60-70। अब आप अपना माइंड ये सेट करें कि मुझे 90 प्लस स्कोर करना है। क्या 90 प्लस स्कोर किया नहीं जा सकता? मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स प्रीवियसली रह चुके हैं जिन्होंने अक्टूबर 2023 के अंदर टेस्ट दिया था, फेल हुए, जनवरी में टेस्ट दिया, फेल हुए, मार्च में टेस्ट दिया तो उनके 91 मार्क्स आए, वो भी प्रीवियस ग्रुप्स के अंदर ऐड है। 94 वाला स्टूडेंट वो भी ऐड है, अभी तो करंटली नहीं है, लेकिन ये कि प्रीवियस पास स्टूडेंट्स है मेरे। वो किस तरीके से आए? 2 बार कोई फेल हो, डीमोटिवेट होने के बाद वो 94 उठा रहा है। कैसे उठा रहा है? इट मीन्स कि उसने कम्प्लीटली बैरक पर फोकस किया, कम्प्लीटली उसने बैरक पर रिलाई किया। एक फीमेल स्टूडेंट थी, उसका मैं आपको बताता हूँ। वो मेरे पास आई जनवरी 2024 के टेस्ट कंडक्ट होने से 20 दिन पहले, यानी कि दिसंबर में। अब दिसंबर में वो मेरे पास आई, उसने कहा सर मैं लॉगआउट में 2 बार फेल हो चुकी हूँ, अब आप बताएं आप मुझे किस तरीके से पास करेंगे। मैंने उसको ग्रुप में ऐड किया, जैसे मैं आपको क्लासेस पढ़ाता हूँ वो क्लासेस अटेंड की उसने, की क्लासेस उसने सारी क्लासेस अटेंड की, बैरक को ओपन ही नहीं किया। उसके मार्क्स फिर कितने आए? 48, फेल हो गई जी। अब दोबारा वो मार्च के ग्रुप में उसने कहा सर मुझे दोबारा रजिस्टर करें, मैं दोबारा आपके पास पढ़ना चाहती हूँ, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं आपसे ही पढ़ूंगी। ठीक है, मैंने उसको दोबारा ऐड किया, 2 महीने के सेशन में वो दोबारा ऐड हुई। मार्च का उसने टेस्ट दिया। अब मुझे नहीं पता कि कोई अपने घर में किस तरीके से पढ़ रहा है। मेरे अक्सर लेक्चर के अंदर मैं ये कहता हूँ बैरक पर फोकस करें, बैरक पर फोकस करें। मार्च के टेस्ट दिया उसने, उसके आए 49 नंबर। कितने मार्क्स आए? यानी कि ये मेरी नाकामी है कि मेरा 2 बार सेशन देने के बाद भी वो बच्ची उठा रही है 49, 47, वो स्टूडेंट उठा रही है 47, 49। डेट मीन्स या तो उसका बेड लक है या तो वो सही से पढ़ नहीं ली। फिर उसके बाद उसने कहा सर अब मुझे दोबारा आप ऐड करें जून के सेशन में
अब मुझे आप दोबारा ऐड करें जून के सेशन में, और मैं दोबारा आपसे ही पढ़ूंगी और इंशाल्लाह पास हो जाऊंगी। 4 बार फेल होने के बाद भी उसकी मोटिवेशन या उसके एक आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट है कि वो फिर भी मेरे पास ही पढ़ना चाहिए। मैंने उसको कहा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब दोबारा सेशन में आप मुझे फ़ीस नहीं देंगी, सेकेंडली मैं आपको ग्रुप में ऐड तो कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी एक भी क्लास नहीं लेंगी। उसने कहा सर वो क्यों? मैंने कहा आप मेरी क्लास सिर्फ तब लेंगी जब आपको बैरेक में से कुछ समझ नहीं आए। जब कोई स्टूडेंट मेरी 60-70 क्लासेस ले चुका है, डेट मीन्स के उसके कॉन्सेप्ट कवर है। अब रहता क्या है? अब रहता है उसकी बैरेक की स्मार्ट स्टडी जो उसने नहीं की। उसने कहा सर अब क्या करूं? मैंने कहा अब आपने करना ये, आपने डेली बेसिस पे 20-20 आर्टिकल्स, 20-20 सेक्शंस को पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, और वेब जनरेटेड मेरे टेस्ट देना है, वर्बल मुझे टेस्ट देना है। उसने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया, और उसने बामुश्किल कोई 3 महीने के अंदर कोई मेरी कोई 5 या 10 क्लासेस ली होंगी, जहाँ जहाँ उसको समझ में नहीं आया, जहाँ जहाँ उसको कवर नहीं हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो टेस्ट हुआ था ला गेट का, प्रीवियसली जून या जुलाई में हुआ था, तो उसमें उस स्टूडेंट ने उठाए थे 69 मार्क्स। कितने उठाए? इससे हमने क्या सीखा? बैरेक ज़रूरी है। ठीक है, जब यहाँ पर आप आके क्लास अटेंड करते हैं तो मैं ये अज्यूम करता हूँ, मेरी प्रिजम्पशन ये होती है कि आप ऑलरेडी वो टॉपिक घर पे पढ़ चुके हैं, वो आर्टिकल, वो सेक्शन घर पे रिवाइज कर चुके हो, फिर यहाँ पर आके बैठे। सही है? तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लीगल एथिक्स। अब लीगल एथिक्स के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? जिसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है? ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट। अब कह रहा है कि ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स अनदर एडवोकेट, ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स क्लाइंट, रिगार्ड्स टू क्लाइंट, फिर ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स कोर्ट, फिर ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स पब्लिक। कि एक वकील की क्या ड्यूटी बनती है कि वो दूसरे एडवोकेट के साथ किस तरीके का बिहेवियर रखेगा, एक एडवोकेट की क्या ड्यूटी बनती है कि वो क्लाइंट्स के साथ किस तरीके का बिहेवियर रखेगा, अपोजिट पार्टी के क्लाइंट, अपोजिट जो एडवोकेट है उसके क्लाइंट के साथ किस तरीके का बिहेवियर रखेगा। फिर आगे एक एडवोकेट की क्या ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट के साथ किस तरीके का बिहेवियर रखेगा। फिर एक एडवोकेट की क्या ड्यूटी बनती है कि वो पब्लिक जर्नली के साथ कैसा बिहेवियर रखेगा। ये 4 चैप्टर्स हैं लीगल एथिक्स के, जिसके अंदर टोटल रूल्स अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 35 रूल्स बनते हैं। 35 ही बनते हैं ना, 134 से लेके 175 तक हैं, तो ये कितने हो गए? कोई 50 रूल्स बन गए। अच्छा, लॉ गेट का कंप्लीट जो पूरा सिलेबस है 10 सब्जेक्ट का, अगर वो सारा सब्जेक्ट हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास तकरीबन कितने 700 सेक्शंस और आर्टिकल्स मिला के बनते हैं। अब 700 सेक्शंस आर्टिकल्स याद रखना तो मुश्किल है, उसको पढ़ना पड़ेगा। सही है? तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स अनदर एडवोकेट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ हायर स्टैंडर्ड, टू अपहोल्ड डिग्निटी एंड हायर स्टैंडर्ड। फिर 135 क्या कहता है? 135 कहता है एन एडवोकेट शल नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। अब देखें 135, एक चीज आपने याद रखनी है, ये पूरा का पूरा लीगल एथिक्स बेस करता है आपके कॉमन सेंस के ऊपर। किस पर बेस कर रहा है? आप मुझे ये बताएं, क्या आपने फेसबुक पे किसी वकील को किसी केस जीतने के बाद स्टेटस लगाते हुए नहीं देखा? क्या आपने कभी किसी वकील को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जो है वीडियोस बनाते हुए, केसेस के रिलेटेड वीडियोस बनाते हुए, या फिर जो है ये बताते हुए कि मैं एक एडवोकेट हूँ, ड्रेस के अंदर वो बता रहा है मैं एक एडवोकेट हूँ, और अगर आप हमसे ये कंसल्टेशन लेंगे तो हम आपको ये रियायत दे सकते हैं, हमारी कंसल्टेशन की कोई फ़ीस नहीं होती, आप हमसे आकर फ्री में मशवरा लें, मुतमईन हो तो फिर आप हमारे साथ परसू करें केस को। ऐसा होता है? होता है ना? होता है, ऐसा ही होता है।
अच्छा मैं बात कर रहा था कॉमन सेंस की। अच्छा मैं बात कर रहा था किसकी, कॉमन सेंस की। जो हमारे माशरे के अंदर आज के वकील कर रहे हैं वो सारा कुछ लीगल एथिक्स की खिलाफ वर्जी है। जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ना वो सारा केस किसके अपोजिट है, लीगल एथिक्स जो एक्चुअल में हो रही है उसके अपोजिट है। अब आप बैठे हैं लॉ गेट टेस्ट के अंदर, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप अपना माइंड यूज़ करें कि क्या हमारे माशरे के अंदर ऐसा होता है नहीं होता, क्या एक वकील अपने जो है प्रोफेशन की डिग्निटी को अपहोल्ड करता है, नहीं करता, नहीं करता। तो आपने वहाँ लिखना है कि करता है। जो हमारे माशरे के अंदर वकील नहीं करता आपने वहाँ लिखना है कि वैसा होता है। समझ में आ गई बात। 136 क्या कहता है, 136 एन एडवोकेट शल नॉट एम्प्लॉय another person to solicit obtain professional employment। क्या एक वकील दूसरे वकील को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखता, another employment। एक वकील दूसरे वकील को मशवरे के लिए या केस को चलाने के लिए मुंशी वगैरह भी रखता है, दूसरे वकील को परसेंटेज पे भी रखता है। आप कहते हैं कि सर मैं आपको केस दूंगा, आप मुझे क्या देंगे, मैं कहता हूँ ठीक है 40% आपका 60% मेरा। फिर उसके बाद क्या कहता है, एडवोकेट शल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट कंट्रोवर्सी विद द पार्टी बाय एन एडवोकेट एब्सेंस विदाउट कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट। 137 कंट्रोवर्सी। अब इन सब के अंदर आपने क्या देखा, शल नॉट का वर्ड है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कंट्रोवर्सी बिटवीन, इन एब्सेंस ऑफ अनदर एडवोकेट। फिर 138 क्या बात करता है, 138 को जरा पढ़े। 138 क्या कह रहा है, एन एडवोकेट शल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिट काउंसिल कम्युनिकेट विद आर्ग्यू बिफोर अ जज, शल नॉट आर्ग्यू बिफोर जज इन ओपन कोर्ट। और ऐसा होता है। 139 क्या कहता है, a clients prefer additional advocate should not regarded as evidence want of confidence। it means कि एक क्लाइंट अगर चाहे तो अपने कॉन्फिडेंट को डेवलप करने के लिए एडिशनल एडवोकेट भी रख सकता है, केस के अंदर 2 एडवोकेट्स भी रखे जा सकते हैं। क्लाइंट नॉट एडवोकेट्स आर लिटिगेंट्स, ये याद रखनी है आपने बात। क्या 140 के अंदर क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर लिटिगेंट्स। लिटिगेशन यानी कि जो केस चल रहा है वो क्लाइंट्स के दरमियान चल रहा है, केस जो चल रहा है वो क्लाइंट्स के दरमियान चल रहा है। आपने अक्सर देखा है कि जैसे ही वकील आते हैं एक दूसरे को जो है इस तरीके से पर्सनल अटैक कर रहे होते हैं, नहीं करना चाहिए। ये प्लेंटिफ का वकील है, आप डिफेंडेंट के वकील हैं। अब जब आप कोर्ट के अंदर खड़े हैं, ओपन कोर्ट के अंदर, आप इसको बोल रहे हैं कि ये आपने गलत किया है, वो आपको बोल रहा है, वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, आप दोनों कोर्ट के अंदर आकर अपने क्लाइंट को डिफेंड करें। कोर्ट के बाहर आप दोस्त हैं, बार के अंदर आप दोस्त हैं, आप दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं और जो है खाना खा रहे हैं। ये नहीं है कि बाहर निकले तब भी दुश्मन हो गए बस। अच्छा उसके बाद क्या है 142 अपहोल्ड द ऑर्डर प्रेसिडेंट एडवोकेट्स मेंटेन बाय द बार काउंसिल। बार काउंसिल ने जो रूल्स बनाया उसको क्या करना है, उसको अपहोल्ड करना है, उसको। अब ये देखें, ये जो हमारे पास लीगल एथिक्स है ये पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो करंटली हमारे पास प्रोविंसेस हैं उनकी सेपरेट बार्स हैं तो उनके भी कुछ रूल्स हैं। अच्छा जैसे बिलफर्ज अगर आप दिसंबर के अंदर अपना ड्यूज कवर नहीं करते तो आपके स्टेटस में रिमूव आ जाता है। आप इस पर पर्सनल अटैक करते हैं कि जज साहब ये जो डिफेंडेंट का वकील है, इस डिफेंडेंट के वकील के तो ड्यूज ही क्लियर दिए, ये पर्सनल अटैक है। अच्छा आप उसको जज साहब को दिखा रहे हैं,
ये कहता है सर ड्यूज तो मैं आधे घंटे के अंदर क्लियर कर दूंगा, और आधे घंटे के अंदर ये क्लियर करके आ जाता है। अब ये क्लियर करके आके अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहा है, आपके मुंह में क्या रह गया? आप किस फेस के साथ इसको इसके साथ चेहरा मिलाएंगे? लेकिन वकील पर्सनल अटैक भी करता है, तो पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। क्लियर है? फिर उसके बाद आ जाता है जूनियर यंगर मेंबर शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू द सीनियर और एल्डर मेंबर। सीनियर को पहले मौका देना चाहिए। पहली बात तो मैं जूनियर और सीनियर के खिलाफ हूँ, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि सीनियर, अगर आपके अपोजिट कोई सीनियर एडवोकेट खड़ा हुआ है तो आपने उसको प्रेफरेंस देनी है। उसको क्या करना है, आपने ये कहना है कि सर ठीक है पहले आप बोलें फिर मैं बोलूँगा। सही है? कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू क्लाइंट, दूसरा सब चैप्टर आ गया। कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू क्लाइंट। जी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद एन एडवोकेट शैल नॉट अक्वायर इन एडवर्स इंटरेस्ट टू द क्लाइंट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द केस। नो एडवर्स इंटरेस्ट, यानी कि एक एडवोकेट का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एक केस के अंदर, एक प्रॉपर्टी के अंदर। फिर आगे क्या आ जाता है? आगे आ जाता है एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू द क्लाइंट फॉर क्लाइंट। पहले क्या था कि पहले ये प्लेंटिफ का वकील था, आगे चल के विड्रा कर लिया इसने, दोबारा उसी केस के अंदर ये जानबूझ के डिफेंडेंट का वकील बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसको केस की पूरी हार ना हो, इसको सब कुछ पता है, ये डिफेंडेंट का वकील बन जाता है तो ये क्लाइंट्स के साथ ज़्यादती हो सकती है। लेकिन ऐसा ये क्यों करे? क्योंकि इसको तो अपनी फीस से मतलब है, ये तो कुछ भी कर सकते। ऐसा ही होता है, वकालत में ऐसा ही होता है। An advocate shall not accept professional employment without first disclosing him relation. Without disclosing him relation. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक पार्टी से ए और बी आपस में लड़ पड़ती है। सही है? अब जो फैज़ान है, ए जो है फैज़ान का कज़न लगता है, और बी पार्टी जो है वो फैज़ान के पास आती है कि आप हमारा इस केस में हमारी हेल्प करें, हम मजबूर हैं, काइंडली आप हमें डिफेंड करें। ये कहता है कि दिल में सोचता है कि डिफेंड तो मैं अपने क्लाइंट को करूँगा, लेकिन रिलीफ अपने कज़न को दिलवाऊँगा। तो इसका काम ये बनता है, जब क्लाइंट इसके पास आता है तो ये उसको बताए, डिस्क्लोज़ करे कि वो आपका जो अपोजिट क्लाइंट है वो मेरा कज़न है, फिर भी अगर आप मेरे पास आए हैं, मुझे केस देना चाहते हैं, तो ठीक है मैं आपको डिफेंड करूँगा। कहीं आपके माइंड में ये बात आगे चल के ना आ जाए कि आपका कज़न था इस वजह से आपने तो कुछ बोला ही नहीं कोर्ट के अंदर। उसके बाद क्या जाता है? एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉय, एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को उसने रिप्रेजेंट नहीं करना, उसका खुद का जो इंटरेस्ट है उसको शो नहीं करना। उसके बाद एन एडवोकेट शैल नॉट हिमसेल्फ बेनामी परचेज प्रॉपर्टी प्रोबेट डिस्क्लोजर ऑफ जुडिशियल केस। बेनामी ट्रांजैक्शन या फिर परचेज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि वकील क्या करते हैं, वकील ये देखते हैं कि यार एक प्रॉपर्टी है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्प्यूट सॉल्व होते होते ये पता चला कि दोनों ही मालिक नहीं है, टाइटल जिसके नाम पे वो तो मर चुका है। अब वकील क्या करता है? उस जगह पे जाके रेंट पे बैठ जाता है। रेंट पे बैठने के बाद वो उसका स्टे ले लेता है। स्टे लेने के बाद वो क्या करता है? वो पोजेशन टाइटल क्लेम करता है, पोजेशन क्लेम करता है, और पोजेशन जाके वो ले लेता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बेनामी ट्रांजैक्शन या परचेज हो गई, या फिर बिलफर्ज, इसको भी चलें इसको भी छोड़ें। इसमें जो कॉन्सेप्ट बता रहा है बेनामी ट्रांजैक्शन का, उसमें ये बता रहा है, ये कहता है अपने क्लाइंट को कि ठीक है ये प्रॉपर्टी मैं आपको दिलवा देता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? क्लाइंट इसको कहता है सर मेरे पास फीस नहीं है, आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें, मेरे पास जैसे ही केस हम जीतेंगे मैं आपको फीस देता हूँ। ये कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं,
करना ये है कि केस जीतने के बाद ये प्रॉपर्टी आप मुझे सेल करेंगे और फीस में आपको माफ़ कर दूंगा। अब क्लाइंट मजबूर, क्लाइंट कहता है कि चलें ठीक है सर, ये प्रॉपर्टी है तो वैसे 50 लाख की, आपकी फ़ीस 20 लाख बनती है, तो ये कहता है कि चलो ठीक है ऐसा करेंगे कि ऊपर की रिमेनिंग अमाउंट मैं आपको दे दूँगा, और आगे चल के उसको देता है 15 से 20 लाख। अब यहाँ पर इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा एक वकील। क्योंकि देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक क्लाइंट वकील के पास मजबूर होकर आता है, डॉक्टर के पास मजबूर होकर आता है, और जब वो उसके पास आता है वो सोचता है ऊपर अल्लाह की ज़ात है, नीचे ये वकील है जो मुझे रिलीफ दिलवाएगा। आप उसके साथ ऐसा सिस्टम करते हैं तो फिर एट द एंड आपके पास भी कुछ नहीं रहेगा। An advocate shall not himself, बेनामी ट्रांजेक्शन, उसके बाद advocate shall not commingle the property of client with his own, shall not commingle या मिक्सअप प्रॉपर्टी विथ हिज ओन, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी को उसकी प्रॉपर्टी के साथ मिक्सअप नहीं करेगा। किमिंगल का मतलब होता है मिक्सअप, ये वर्ड भी लास्ट टाइम आ चुका है। एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइज द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, शैल नॉट एडवाइज वायोलेशन ऑफ लॉ। In fixing fees, advocates should avoid charges, overestimate their advice, services as well as undervalue them। यानी वो अपने सर्विसेज के बारे में बताएगा कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ, और डी वैल्यू ना करे खुद को, क्या ना करे, अंडर वैल्यू ना करे। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंट्रोवर्सीज विद क्लाइंट्स, compensation avoided by the advocate with his self respect। ऐसा नहीं हो कि अपोजिट पार्टी ने ये कहा कि भाई वकील साहब तो झूठ कह रहे हैं, वकील साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप खुद जो है उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दें। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इट इज इम्प्रॉपर ऑफ एन एडवोकेट टू असर्ट इन आर्ग्यूमेंट्स पर्सनल बिलीव इन हिज क्लाइंट्स जस्टिस ऑफ हिज काज, यानी कि उसके काज को शो करना है, वजह बतानी है, ये नहीं बताना कि सर मेरे कहने के मुताबिक ये बात ऐसी है, अपनी राय नहीं देनी उस केस के ऊपर। व्हेन एन एडवोकेट इज विटनेस क्लाइंट एक्सेप्ट मेयरली फॉर्मल मैटर्स सच द अटेस्टेशन ऑफ कस्टडी शुड लीव द ट्रायल अदर एडवोकेट, यानी कि जब वो खुद एक वकील खुद एक केस के अंदर विटनेस है तो वो उस केस के अंदर क्या नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता। इफ ही इज विटनेस शैल नॉट बिकम एडवोकेट इन सच केस। उसके बाद लास्ट क्या कहता है, when no harm will result for a trial different time, extension of time filling written statement cross interrogatories like the advocate must be allowed judge himself to judge himself। उसको जब वो क्रॉस कर रहा है तो उसको जज करना चाहिए क्या मैं खुद सही क्रॉस कर रहा हूँ या गलत क्रॉस कर रहा हूँ, आया कि क्रॉस बनता भी है नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ का पता है और आप अपोजिट पार्टी को अच्छे तरीके से निचोड़ रहे हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि क्लाइंट के साथ अच्छे से बिहेव रखना है, पब्लिक के साथ अच्छे से बिहेव रखना है, सही है, दूसरे एडवोकेट्स के साथ अच्छे से बिहेव रखना है। आपको पता है ये जूनियर है, ये कल अभी रिसेंटली इसने वकालत की है, मैं आया है वकालत किए हुए इसको 6 महीने हुए हैं, इसको इतना केस का पता नहीं होगा, आप उसको चढ़ जाते हैं, प्रेशराइज करते हैं जूनियर को, ऐसा आर किसने करें। समझ रहे बात को, कोशिश क्या करनी है, लीगल एथिक्स को फॉलो करना है, करंटली जो प्रैक्टिस चल रही है उसको छोड़ दें, सही है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। कल इंशाल्लाह हम बकाया जो 2 चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे तो हमारा लीगल एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा।